Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. सो अभी तक हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जर्नी स्टार्ट कर दी है सीएमए फाउंडेशन के अंदर. एक चैप्टर ऑलरेडी खत्म, मतलब एक चैप्टर जो था वो कंप्लीट किया है. सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. सेकेंड चैप्टर के अंदर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. बुक साथ में ही है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट. ठीक है. वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, इफ यू थिंक ये आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सारे के सारे वीडियो, सारा का सारा सिलेबस जो है सीएमए का मॉड्यूल के साथ पूरा का पूरा फ्री में मिलने वाला है यूट्यूब ये चैनल के ऊपर. गारंटीड है. ठीक है. एमसीक्यूज सारे प्रैक्टिस के साथ. ठीक है. क्या चीज है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस. अरे प्रिंसिपल्स क्या था, मैंने बताया था. प्रिंसिपल मतलब सेट ऑफ रूल्स. रूल्स है वो सारी चीजें जो हम फॉलो करते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल्स का पार्ट होता है, ये नोट के अंदर मैंने बताया था. प्रिंसिपल्स के दो पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. दो पार्ट होता है, मैंने बताया था. ठीक है. कॉन्सेप्ट हमने सीखना चालू किया था. कॉन्सेप्ट में मैंने तीन कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे. एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ये मैंने मार्क भी कराई थी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है. एंड फिर आता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. आई होप सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज गो देयर. ये पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के असेंडिंग ऑर्डर में ही है. सारे चैप्टर्स वहां पे अवेलेबल है. पहले वो चीज देखिए, तभी जाके ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. तो हम आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के. नेक्स्ट आगे वाला जो टॉपिक है, देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. कितना इजी है, देखो दोनों चीजें यहाँ पे है, नोट भी है और बुक भी है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा है उन्होंने, देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता कैसे? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है नॉर्मली, अगर मैं आपको बताऊं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, आपको बोलूं कि आपके बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर से एक डायरेक्टर है वो मर गया. आपका कंपनी है, उसका डायरेक्टर मर गया. उसकी क्या एंट्री करोगे? आप बोलोगे सर एंट्री कैसे करे, डायरेक्टर मर गया, उससे पैसे कहाँ गए मेरे. सिंपल है ना. तो हम ऐसे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे. वही हमें कॉन्सेप्ट सिखाता है. हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये सिखाता है कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसी ट्रांजेक्शन्स की करनी है जिसको आप मॉनिटरी टर्म में आइडेंटिफाई कर पाओ. वो चीज को आप मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर पाओ. उसी चीज की रिकॉर्डिंग करो और उसी चीज का आपको अकाउंटिंग करना है. इट इज दैट सिंपल. अकाउंटिंग इतना सिंपल है. ठीक है. तो पढ़ लेते हैं. नोट्स में क्या लिखा है देखो. ओनली दोस ट्रांजेक्शन, जस्ट अ सेकेंड कर लेते हैं. ओके. उन्होंने बोला है ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड. बोल दिया, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके. तो ही वो रिकॉर्ड होगा, वरना नहीं होगा. कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन देख लो भाई, कोई भी हो, नहीं होगा. अरे बिजनेस में दो लोगों के बीच में प्यार हो गया, कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई उस चीज को, नहीं रिकॉर्ड कर सकते हम. सिंपल है. दूसरा पॉइंट है ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट वोंट बी रिकॉर्डेड इवन इफ इट अफेक्ट्स द बिजनेस दैट ऑफ डायरेक्टर डिस्प्यूट स्ट्राइक्स. देख लो ऑलरेडी मैंने बताया, कोई भी चीज ऐसी होगी जो मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे तो वो रिकॉर्ड होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो आप. ठीक है. आप बोलोगे सर एक बंदे ने एक बहुत बड़ा सा ऑर्डर देने का सोचा. एक बंदा है जो हमें 200 करोड़ का ऑर्डर देने का सोच रहा है. अब सोच रहा है, उसका कहाँ एंट्री करूं मैं? सिंपल है. तो नहीं कर सकते हम एंट्री. ओके. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इनकम और प्रॉफिट इज प्रॉपर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस अनलेस डिस्ट्रीब्यूटेड. सिंपल है. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है कि इनकम हो या कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ओनर की प्रॉपर्टी नहीं है, अनलेस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. कितना ही है. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. देखो उन्होंने क्या बोला है. अब बिजनेस ट्रांजेक्शन, आई होप सबको दिख रहा है. A business transaction will always be recorded if it can be expressed in terms of money. बोला उन्होंने. The advantage of this concept is that different types of transaction could be recorded as homogeneous entry with money as common denominator. हाँ. अब सिंपल है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन होंगे, हम मॉनिटरी टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे और कोई टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अगर मैं आपको बोलूं इसने मुझे इतना प्यार दिया, हाँ हमारा एक ओनर है वो एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा प्यार देता है, दूसरे एम्प्लॉयज को नहीं देता है, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई? मॉनिटरी टर्म्स ही नहीं है. हम सारे ट्रांजेक्शन को एक मॉनिटरी टर्म में लाएंगे और मॉनिटरी टर्म के डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे, उसके अलावा लिख नहीं सकते. सिंपल एज दैट.
होमोजीनियस मतलब क्या, सेम, एक सेम तरीके से, तो हम मॉनिटरी टर्म्स में ही लिखेंगे। अ बिजनेस में ओन 3 lakhs कैश, 1500 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 10 व्हीकल्स, 3 कंप्यूटर एक्सेट्रा। देखो सारी चीज अलग अलग है, पर उन सब की मॉनिटरी वैल्यू लिखेंगे हम। 3 लाख कैश लिखेंगे, 3 लाख। फिर 1500 kg रॉ मटेरियल, तो 1500 kg रॉ मटेरियल कितने रुपए में परचेज किया वो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ही डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एक ही तरीके की एक ही वैल्यू लिखेंगे हम। मतलब उसका डिनोमिनेशन मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए और कोई टर्म में नहीं होना चाहिए। अनलेस ईच ऑफ दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वी कैन नॉट फाइंड आउट असेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। अगर इसका मॉनिटरी वैल्यू नहीं है तो हम कितना असेट्स ओन किया है वो नहीं पता चलेगा हमें। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन कॉमन मेजर ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन कुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू फाइंड आउट द कंबाइंड इफेक्ट। इन अबव एग्जांपल वी कुड ऐड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एसेट्स टू फाइंड द टोटल एसेट्स ओन्ड। हम कुछ नहीं कर सकते, सारी एसेट्स की जो मॉनिटरी वैल्यू है वो फाइंड आउट करो, उसका एडिशन कर दो और उसको लिख दो टोटल करके। अगर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे मॉनिटरी वैल्यू, तो फिर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कितनी एसेट होल्ड कर रहा है बिजनेस। सिंपल एसेट। ओके, आगे बढ़े। चलो ठीक है सर, इजी था। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट मतलब देखो, ये नॉर्मली आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, पर आप इंप्लीमेंट भी किया होगा। पर आप बोलोगे सर इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कैसे याद, अक्रूवल ऐसा सुना तो है। देखो, अक्रूवल का मतलब क्या है, उन्होंने बोल दिया ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो अकर हो, क्या बोल रहा है, जैसे ही ट्रांजेक्शन हो जाए उसको रिकॉर्ड कर दो। बिजनेस ऐसा बोलता है, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो हमें ऐसा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा अजम्पशन लेने के बोल रहे हैं, वो हमें डायरेक्शन ऐसा दे रहा है कि जैसे ही बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसको लिख दो। इट इज दैट सिंपल। भले आपने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं कोई मैटर नहीं करता, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन। अकाउंटिंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। मतलब आपका बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ, लिख दो, इट इज दैट सिंपल। ओके, उन्होंने लिखा देखो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस अ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट टेक्स प्लेस। रिकॉर्ड कब होना चाहिए, जैसा ही ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस हुआ उसको रिकॉर्ड करो। देखो आप बोलोगे कि सर एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने 1 महीने तक काम किया, मैं उसको सैलरी 2 महीने के बाद दूंगा। ऐसा नहीं होता, 1 महीने उसने काम कर दिया ना, मतलब ट्रांजेक्शन तो हो गया, तो जैसे ही उसने काम कर दिया 1 महीने की सैलरी उसकी लिखनी पड़ेगी भाई हमें। इट इज दैट सिंपल। भले ही पेमेंट मैं दे 2 महीने के बाद करूंगा, ट्रांजेक्शन तो हो गया ना, तो वेन एवर ट्रांजेक्शन अकर्स हम इसको लिख देंगे, सिंपल एज दैट। ओके, एंड नॉट व्हेन द कैश इज रियलाइज्ड और पेड। जब कैश रियलाइज या पे करोगे तब नहीं लिखना है, जब ट्रांजेक्शन अकर हो गया ना तब लिख दो। It is that simple. Okay. It implies that income should be measured as a difference between revenue and expenditure. But obvious है, इसी वजह से तो बोल रहा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये इसी वजह से है कि अक्रूवल पर आप सोचो, इसका मेन रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट, आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट को लाया क्यों, तो आपको मैं बताता हूँ उसका रीजन। देखो, अब सपोज आपको बोलूँ कि आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, आपका पूरे 1 साल आपने एक एम्प्लॉय को रखा था, उसकी सैलरी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, आपने एक एम्प्लॉय को रखा था जिसकी सैलरी आप क्या करते हो, नेक्स्ट मंथ पे करते हो, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को पे करते हो, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने एक एम्प्लॉय को रखा था, तो बट ऑब्वियस है कि आप वो बंदे को रखोगे अपने पास और वो 12 महीने काम करेगा, और आपकी एक इनकम है, हर महीने एक बंदे को आप सेल करते हो, नॉर्मली मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लो, ठीक है, हर महीने आप सेल करते हो, पर आप डेटर को टाइम देते हो 1 महीने का, देना पड़ता है ना डेटर को टाइम, ऐसा तो है नहीं कि डेटर को टाइम, तो 1 महीने का टाइम देते हो। अब वो डेटर जो है 1 महीने के बाद पैसे देगा, तो आप 12 महीने जितना सेल किया उसकी इनकम। अब आपको मैं बोलूं कि पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट किया, तो आप बोलोगे पूरे साल में जितना मैंने इनकम किया उसमें से मैं इनकम में से मेरा एक्सपेंस जो है वो माइनस करके मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना। इट इज दैट सिंपल, बिजनेस तो ऐसे ही चलता है। तो अब आप बोलोगे इनकम कितनी रियलाइज हुई वही मैं लिखता हूं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता एक्चुअली, ट्रांजेक्शन तो अगर हो गया था ना, तो इनकम, ऐसा बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि आप ऐसा लिखो कि जितनी आपके सेल हो चुका है ना वो आप लिख दोगे, जितना सेल हो चुका है। अब ऐसा होगा देखो, अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर का पेमेंट आपको दिसंबर में मिलने वाला है, 1 महीना एक्स्ट्रा, चलो नवंबर का पेमेंट आपको दिसंबर में मिलने वाला है। पूरे साल का पेमेंट तो वो करंट ईयर में मिल जाएगा आपको, पूरे साल का पेमेंट करंट ईयर में मिल जाएगा, लेकिन दिसंबर मंथ का पेमेंट आपको जनवरी में मिलने वाला है। दिसंबर मंथ का लास्ट मंथ है, 1 महीने का आप टाइम दे रहे हो, तो वो जनवरी में पेमेंट करेगा, तो मतलब एक्चुअली तो आप वो जनवरी में रिकॉर्ड करोगे आपके हिसाब से। तो अब करेक्ट प्रॉफिट थोड़ी आया,
मैं आपको बोलूं कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना, तो आपने तो 11 मंथ्स का जितना सेल हुआ है ना वो लिख दिया, वो तो गलत है। इसी वजह से अक्रूवल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जब ट्रांजेक्शन हुआ रिकॉर्ड कर दो, इट इज दैट सिंपल। तो सेल हो गया ना, दिसंबर मंथ में सेल हो गया, भले ही 1 महीने के बाद पैसे आने वाले हैं, ठीक है, वो इनकम लिख दो, बार 12 महीने में जितना सेल हुआ है ना वो सब लिख दो। एक्सपेंडिचर में भी ऐसा ही है कि भले ही सैलरी 1 महीने के 15 दिन के बाद दे रहे हो, मतलब दिसंबर मंथ की सैलरी अब जनवरी में दोगे, तो एक्चुअली बोलोगे आप सर खर्चा तो मुझे जनवरी में हुआ है। नहीं, खर्चा हो ही गया था, वो तो पेमेंट आपने नेक्स्ट 15 दिन के बाद किया, तो कंपेरेबिलिटी इजी हो जाती है। एक्चुअली आपने 12 महीने में जो जो भी एक्टिविटी की है उसको कंपैरिजन में लाओ, तभी जाके करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। इसी वजह से अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से पढ़ लेते चलो बुक में से। प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है, इसी वजह से मैंने आपको समझा रहा हूँ। देखो, अगर आपको ये एग्जांपल्स आपको ऐसा लगे सर बहुत ज्यादा एग्जांपल लंबा हो रहा है, ठीक है, तो 1.5 की स्पीड करके भी आप देख सकते हो। आपके पास तो लग्जरी है ना, 1.5 की स्पीड करके भी एग्जाम्पल को समझ लो। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप एग्जाम्पल को सुनो, जितना एग्जाम्पल सुनोगे उतने आप सिनारियोस क्रिएट कर पाओगे अपने माइंड में, विजुअलाइजेशन करोगे, जितने क्रिया क्रिएट कर पाओगे कि हाँ ये चीज हो सकती है, वो चीजें हो सकती है, करना जरूरी है ये सारी चीज। चलो एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है। द एक्रूवल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। देखो भाई, दो टाइप के ट्रांजेक्शन होता है, कैश और क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन में कोई डर नहीं है, हमने ट्रांजेक्शन किया, पैसा ले लिया, वो तो रिकॉर्ड कर ही देंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मैंने जो बताया ना वो क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन थे। ओनर्स इक्विटी इज इंस्टेंटली अफेक्टेड ऑन कैश इधर रिसीव्ड और पेड। हाँ, ओनर की इक्विटी तुरंत ही, इक्विटी मतलब कैपिटल चेंज हो ही जाएगा ना, जैसे पेमेंट आएगा बढ़ जाएगी। इन अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन हाउएवर मियर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स और बाय बिजनेस इज क्रिएटेड। बहुत ऑब्वियस है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, या तो पेमेंट करना करना होगा या पेमेंट रिसीव होगा थोड़े टाइम के बाद। व्हेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट, विच इज जनरली द केस, revenue are not the same as cash receipt and expenses are not the same as cash paid during the period। बहुत ऑब्वियस है, इसी वजह से वो लोग बोलते थे कि जब ट्रांजेक्शन हो तब रिकॉर्ड कर दो। ओके, तो कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन भले ही है। देखो आपने, आप नॉर्मली सोचो, आपने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट किया, 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट किया। आप फाइनल अकाउंट्स में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेल्स में दोनों सेल्स लिखते थे, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। क्यों? क्रेडिट सेल्स के कई बार तो पैसे मिले भी नहीं होते थे, फिर भी क्यों लिख देते थे? क्यों? क्योंकि भाई अक्रूवल बेसिस है, ट्रांजेक्शन हुआ तो लिख दो, इट इज दैट सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है भाई, कौन सा है, ड्यूअल ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट, अरे भाई देखो, हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट पार्ट भी होता है और क्रेडिट पार्ट भी होता है, इट इज दैट सिंपल। हर एक ट्रांजेक्शन जो हुआ उसका एक डेबिट एस्पेक्ट होता है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता ही है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। According to financial accounting, every transaction has debit aspect and credit aspect. It is that simple. जितना डेबिट करोगे उतना क्रेडिट करना ही पड़ेगा, वरना आपकी एंट्री मतलब लायबल नहीं है अपना, वरना आपकी एंट्री है ही नहीं। इट इज दैट सिंपल। तो उन्होंने बोल दिया, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट ऑफ डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। इट इज दैट सिंपल, उन्होंने बोल दिया। और उन्होंने ये भी बोला है, उन्होंने टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर ऑलवेज इक्वल एंड असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। बहुत ऑब्वियस है, असेट्स एंड लायबिलिटी इक्वल होती है, इसी वजह से तो बैलेंस शीट मैच होती है ना। और आपकी इक्वेशन याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है, बस ये आपको ड्यूअल एस्पेक्ट सिंपल याद रखना है कि दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। और आपको ये आपकी जो कंडीशन है ना वो याद रखनी है, ये वाली, बस दैट्स इट। आपको मुझे ये चाहिए कि आपको ये याद हो। इक्वेशन कौन सी है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सर ये कैसे आया? ठीक है, बता देता हूँ। देखो कैसे आएगा, देखो भाई, ये बैलेंस शीट है, आपको पता होता है ना कि ये बैलेंस शीट इस तरह की होती है, ठीक है। बैलेंस शीट में ये एसेट है और ये लायबिलिटी है ना, सिंपल एसेट। तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल होता है ना, वही तो उन्होंने बोला है। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी इक्वल होता है सर। तो एसेट यहाँ पे होता है और लायबिलिटी साइड पे कैपिटल भी होता है और नीचे यहाँ पे लायबिलिटी होती है, ये दोनों का टोटल को लायबिलिटी बोला जाता है। इसी वजह से एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये इक्वेशन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से प्लस माइनस करके आपको ये इक्वेशन याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ बट सिंपल है। देखो यहाँ पे इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इफ यू कैन गो थ्रू इट। अगर आपको गो थ्रू करना हो फटाफट से मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। चलो, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स दैट वेरियस बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। This concept assumes that every transaction has a dual effect, that is two accounts and respective opposite side। दो अकाउंट होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के नॉर्मली, जिसका डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, टू फेस। देयरफॉर द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड टू प्लेसेस। इट मींस बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल,
परचेज ऑफ गुड्स परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट में दोनों जगह पे हमें लिखना पड़ता है, और उसका इक्वेशन दे दिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है मैचिंग कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये एक बाप चीज है जिसको समझना थोड़ा जरूरी है, मतलब समझना इन द सेंस एज अ प्रोफेशनल आपको ये चीजें थोड़ी आनी चाहिए ताकि आपको समझ आए कि हाँ सर हम नॉलेज एक्चुअली गेन कर रहे हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या सर, मैच होना चाहिए, एकदम सिंपल बोलू ना तो मैच होना चाहिए मतलब क्या, अब वो वाला मैच नहीं, क्रिकेट वाला मैच नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट इन द सेंस आपको, आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा कि फाइनल अकाउंट अब बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे मिलता है, आप क्रेडिट साइड के ऊपर इनकम लिखते हो सारी, और डेबिट साइड के ऊपर सारे खर्चे लिखते हो। अब आपको तो ऐसा लगता है सर खर्चे और इनकम लिख दिया प्रॉफिट मिल गया, ऐसा नहीं होता। कौन से खर्चे मैं लिखूं तो सही है, कौन सी इनकम मैं लिखूं तो सही है, वो भी तो चाहिए ना। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि आप सोचोगे ना जब, तो आप क्रेडिट साइड के ऊपर सारी इनकम आपको लिखनी पड़ती है, कौन सी इनकम लिखनी है इस साल। तो आपको ये मैच करना पड़ता है कि कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर आपने इस साल किए जिसकी वजह से इस साल मुझे इनकम हुई, वही इनकम को आपको लिखना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि करेक्ट प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो समझ ही नहीं आया, ऊपर से ही गया, बताता हूँ क्या होता है। आप सोचो, आपने है ना, आपने आपने 12th स्टैंडर्ड में कंपनी का बैलेंस शीट सीखा होगा, 12th स्टैंडर्ड में कंपनी का बैलेंस शीट सीखा होगा, उसके अंदर आपने ये देखा होगा पीएनएल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, उसके अंदर ये चीज आती होगी सेल्स, सेल्स। अब ये सेल्स इसमें जो लिखते हो वो इस साल आपने जितना सेल्स किया वो लिख देते हो आप, कैश क्रेडिट जितना भी सेल किया वो लिखते हो, है कि नहीं। फिर अदर इनकम, इस साल जितनी भी इनकम हुई वो लिख देते हो, है कि नहीं। फिर उसके बाद ये टोटल इनकम लिख देते हो कि भाई हाँ सर ये टोटल इनकम है मेरी, ये टोटल इनकम है। ये टोटल इनकम में से आप क्या करते हो, पहली चीज आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, यही है। इसका मतलब क्या, ये इनकम को अर्न करने के लिए, ये इनकम को अर्न करने के लिए मैंने कितना खर्चा किया वही मुझे यहां से माइनस करना है, तो ही तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है, उसको मैच बोलते हैं। जितनी रेवेन्यू हुई उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैंने क्या इन्वेस्ट किया, वो दोनों को मैं मैच कर। अब आप सोचो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना ऐसा कॉस्ट हुआ, कितना ऐसा गुड्स था जो एक्चुअली मैंने इस साल सेल किया, वही वाला खर्चा मुझे लेना है। क्लोजिंग स्टॉक आपने क्यों माइनस किया, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर सेल करूंगा, वहां पे उसका खर्चा कंसिडर करूंगा, यहाँ पे नहीं करूंगा। जितनी सैलरी इस साल पे की है, इस साल की है, वो इस साल लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि वो सैलरी मैंने इस साल खर्चा किया टू अर्न दिस इनकम, टू अर्न दिस इनकम। जितना बोनस मैंने इस साल पे किया टू अर्न दिस इनकम, जितना टैक्स मैंने इस साल पे किया टू अर्न दिस इनकम, इट इज दैट सिंपल। जितना खर्चा आप कर रहे हो, जो इनकम अर्न करने के लिए, वो दोनों एक दूसरे के सामने मैच होने चाहिए, इट इज दैट सिंपल। आपने कोई मशीनरी परचेस की है तो आप क्या करते हो, उसका डेप्रीशिएशन ही लिखते हो ना, क्योंकि इस साल मैंने जितनी मशीनरी यूज की उसकी डेप्रीशिएशन की वैल्यू ही वहां पे लिखूंगा। उतना खर्चा किया टू जनरेट दिस इनकम, टू जनरेट दिस इनकम। ओके, दिस इज इट, दिस इज व्हाट यू नीड। ओके, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं कि मैच करना, रेवेन्यू के सामने कॉस्ट को मैच करना। चलो करते हैं, देखते हैं क्या है, देखो एक्सपेंसेस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हाँ जी आ गया। देखो, एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, मैंने बता दिया ऑलरेडी। कॉस्ट incurred to earn the revenue should be recognized as expense in the period when the revenue is recognized। देख लो, जिस साल आपने कॉस्ट किया है टू अर्न द रेवेन्यू, वो रेवेन्यू के सामने कॉस्ट को मैच करना बहुत जरूरी है। एज एन एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो मैंने बता दिया है, समझ लोगे ना तो खुद एग्जांपल फ्रेम करोगे यार। देखो, इफ बिजनेस मेक सेल्स इन दिसंबर बट रिसीव्स पेमेंट इन जनवरी बट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन दिसंबर, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज दिसंबर में होगी क्योंकि सेल दिसंबर में हुआ है ना, उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। डन है। देखो, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, बुक्स में से पढ़ लेते हैं, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट
द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एट विच दे आर इनकर्ड। जब वो रेवेन्यू जब इनकर हुआ ना, तब मुझे उसको रिकॉग्नाइज कर देना है। इन जनरल द रेवेन्यू अर्न शुड बी विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ओके, for the application of this concept several adjustments are made for prepaid expenses accrued income। बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के लिए। इसी वजह से आप बोलोगे पीएनएल अकाउंट में आप क्या करते थे, एडवांस में खर्चा किया तो माइनस कर देते थे। क्यों? क्योंकि इस साल का वो खर्चा ही नहीं है। एक्सपेंसेस आपने प्रीपे कर दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए करंट ईयर में पे कर दिया, आप प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देते हो और एसेट साइड पे लिखते हो। क्यों? क्योंकि भाई इस साल का खर्चा ही नहीं है, तो इस साल का वो खर्चा ही नहीं है, इस साल मैंने वो खर्चा किया ही नहीं है। इस साल की जो सेल्स वाली जो इनकम है मेरी, जो जनरेट हुई है मेरी, वो इस साल का वो खर्चा है ही नहीं। इस साल से वो खर्चे के लिए की वजह से वो सेल्स नहीं इंक्रीज हुआ, तो इस साल का खर्चा ही नहीं है, तो इस साल की इनकम के साथ उसको क्यों मैच करूं। इसी वजह से ये प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम हमें क्या करना पड़ता है, अलग कर देना पड़ता है। ज्यादा इनकम है तो क्या करते हो, अक्रूड इनकम आपको प्लस कर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस साल की इनकम है ना, इस साल जितना खर्चा किया, जितनी इनकम अर्न करने के लिए ऐड कर दो। मैच करो भाई, मैच करना जरूरी है। The operating results of an accounting period can be measured only when income are compared with the related expense incurred। मैंने बोला ना भाई, ऑपरेटिंग रिजल्ट प्रॉफिट आपको, ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब क्या, प्रॉफिट या लॉस तभी मिल सकता है जब आप मैच करते हो आपके एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट को, इनकम को। सिंपल एज दैट। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी हो गया। चलो भाई, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अरे नाम से ही पता चल रहा है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मतलब क्या। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन सेल इज मेड। देखो, आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लाजमी नहीं लगेगा कि भाई सर ये क्या कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली ऐसा होता है कि सेल कर दिया जाता है ना, तभी आपको वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भाई सामने वाले बंदे ने सोचा कि सेल होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूं। सेल हुआ, जब सेल एक्चुअली होगा तभी मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। जब मुझे ऐसा दावा, मतलब जब मुझे ऐसा क्लैरिटी आ जाएगा, मुझे जब क्लैरिटी आ जाएगा ना, तब मैं रियलाइजेशन, मतलब तब मैं मान लूंगा कि मेरा खर्चा हुआ है या मुझे इनकम एक्चुअली मिली है। ठीक है, जब मुझे ऐसा लगेगा या जब मुझे ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी कि कोई खर्चा हुआ है या इनकम हुई है, तभी मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। वरना तब तक उस चीज को रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। वरना तो क्या हो जाएगा, आज मुझे लगा कि मुझे मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है, मुझे ज्यादा दिखाना है, तो मैं ऐसा मान लूंगा अरे सेल्स इंक्रीज हो गया, वो एक बंदे ने मुझे ऑर्डर देने ही वाला है ना, उसका सेल्स लिख देते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। गलत है। जब तक आपका सेल्स हुआ नहीं है, जब तक आप क्लियर नहीं हो, श्योरिटी नहीं है कि हाँ सेल हो ही गया, मिलने ही वाला है पैसा, तब तक लिख नहीं सकते। ओके, दिस इज व्हाट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन मतलब क्या, आपको मिलना कोई चीज, सिंपल है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन सेल इज मेड। रेवेन्यू मतलब इनकम आपकी तभी रिकॉग्नाइज हो सकती है जब सेल हुआ एक्चुअली में। सेल नहीं होगा तो नहीं रिकॉग्नाइज हो सकती। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन बिजनेस रियलाइज इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसेट है आपके पास, सोचो, एसेट है आपके पास, आपने एसेट को बेच दिया, जब तक एसेट का पैसा मिल नहीं जाता ना, तब तक आपका वो थोड़ी लिख सकते हो कि पैसे पैसे मिल गए। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या, इनकम में लिख दोगे क्या? नहीं लिख सकते आप। जब तक एसेट की वैल्यू, जब तक एसेट का पैसा आपको मिल नहीं जाता ना, तब तक वो रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आप सोचो कि एसेट की वजह से जो पैसा आपको मिलने वाला है, वो जब तक आप नहीं मिल रहे, नहीं कर सकते आप, कोई चांस ही नहीं है। इसी वजह से रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। इट प्रिवेंट्स बिजनेस फ्रॉम इन्फ्लेटिंग दैट प्रॉफिट। इन्फ्लेटिंग दैट प्रॉफिट का मतलब क्या, ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाता। इसी वजह से जो रियलाइजेशन हो रहा है ना, वही आप दिखाते हो। एज एन एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट अनलेस यू रियलाइज इट। आप सोचा अरे मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरी मेरी कोई एसेट है ना, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई। जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा ना, तब तक आप कॉस्ट पे ही दिखाओगे। आप सपोज आपने कोई, आप सोचो कि आपने एक इन्वेस्टमेंट परचेस किया था जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए, करंटली करंटली 5,000 रुपए, ठीक है। अब मार्केट में उसकी वैल्यू, कोई परचेजर मिल गया, वो आपको फोन करके बता रहा है मुझे 10,000 में वो चीज चाहिए। क्या आप बेचना चाहते हो? नहीं बेचना चाहते, आप तो यूज करना चाहते हो उसको। तो जब तक आप उसको यूज कर रहे हो, 10,000 कैसे लिख सकते हो उसका? तो उसको प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं हो रहा है, तब तक कैसे लिख सकते हो? हाँ, बेच दो तो 10,000 रुपए लिख दो, चलेगा। बेच दो तो 10,000 रुपए लिख दो भाई, आपका इनकम हो गया 5,000 ज्यादा, आपको प्रॉफिट हुआ, वो लिख दो, चलेगा। पर जब तक बेचोगे नहीं, तब तक कैसे मिलेगा भाई? तो जब तक रियलाइज नहीं हो जाती कोई चीज, पैसे नहीं मिल जाते, तब तक आपको वो चीज नहीं कंसिडर करनी है, क्योंकि प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाता है। ओके, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हालांकि बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है।
दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, उन्होंने बोल दिया देखो, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड. द टर्म रियलाइजेशन मींस क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव मनी. लीगल राइट जब तक आपको नहीं मिल जाता ना, तब तक आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना. लीगल राइट कैसे मिलता है? जब आपने किसी को सेल किया, आपने ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर दी और आपने उसको बोल दिया कि ये गुड्स अब से तुम्हारा है, तो आप उसके लिए उसके पास पैसे लेने के लिए लीगल राइट है आपके पास. सिंपल एज दैट. सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन. सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन. रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट. इसी वजह से रिसीव ऑर्डर रिसीव करते हो ना, आप रिकॉर्ड ही नहीं करो, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ले देते हो. ऑर्डर आपको मिला, उसको उसको थोड़ी दिखेंगे हम. जब तक आपको सेल नहीं किया तब तक आपको रिकॉर्ड नहीं करना है. अकॉर्डिंगली रेवेन्यू इज सेड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड और राइट टू रिसीव कैश और सेल ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ हैज बीन. आप तभी सेल्स कब लिखते हो? कैश एंड क्रेडिट लिख देते हो ना. या तो कैश मिल जाए तो रेवेन्यू लिख दो, या तो आपको राइट टू रिसीव मिल जाए. राइट टू रिसीव मतलब क्या? क्रेडिट सेल किया मतलब भी आपके पास राइट टू रिसीव है ना, तो आप सेल्स लिख दो, वरना मत लिखो. सिंपल एज दैट. ओके, ऑर्डर मिला तो नहीं लिख सकते. ओके, फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट. देखो यार, है ही इतना सिंपल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब सिंपल है. आप कोई भी एसेट परचेस करते हो ना, कोई भी एसेट आप परचेस करो, आपने जितना खर्चा किया है ना, उसी वैल्यू पे आपको लिखना. इट इज दैट सिंपल. अब आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ, देखो बहुत मजा आएगा. देखो ये ऑलरेडी आपके पास बैलेंस शीट मैंने बना के रखी है आपके पास. जैसे एक सेकंड, हाँ देखो, ऑलरेडी बैलेंस शीट मैंने बना के रखी है. अब इसमें कुछ करते हैं, अब उथल पुथल करते हैं, बताता हूँ क्या हो सकता है. देखो, यहाँ पे आपके पास सपोज एक एक मशीनरी है, मान लेते हैं एक मशीन है. जिस आपने उसको परचेस किया था 5 लाख रुपीज है. 5 लाख रुपये में परचेस किया था, लिख दिया. एंट्री की होगी 5 लाख मशीन मशीन टू कैश. 5 लाख रुपीज मशीन में ऐड किए होंगे, कैश में से लेस कर दिए होंगे क्योंकि कैश गया ना. अब दूसरे महीने, जैसे ही 2 महीने गए ना, तो उसकी वैल्यू सडनली मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई, मशीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, तो 6 लाख रुपए हो गई. आज जो मशीन 5 लाख में बिक रहा था, कल वो 6 लाख में दिख रहा है, 6 लाख में बिक रहा है. इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ, देखो आपको एकदम लाइव एग्जांपल. मशीन की जगह पे आप एसी लिख दो. एसी तो आप लेते ही हो. एसी सीजनल होता है, सीजनल उसका दाम बढ़ जाता है, ठीक है. गर्मियों में उसका दाम बढ़ जाता है. तो गर्मियों में आपने आपने जब आपको पता था कि गर्मियों में दाम बढ़ने वाला है, तो आपने उसको विंटर में ही ले लिया एसी को. तो जब आपने लिया था तब उसका दाम था 50,000, ऐसा मान लो. तब उसका दाम था 50,000, 50K लिख देता हूँ. लेकिन अब जैसे ही गर्मी आ गई, तो जैसे ही गर्मी आई, तो उसका दाम 50,000 से 1 लाख हो गया, डबल. तो अब क्या बोलोगे? अरे मेरी एसेट 1 लाख रुपए की है. तो क्या यहाँ पे आप चेंज कर दोगे? 50K की जगह 1 लाख लिख दोगे? नहीं, 50K नहीं लिखना है, अब 1 लाख है, मेरी एसेट की वैल्यू 1 लाख है मार्केट में. ऐसा नहीं कर सकते. ये आपको ना बोलता है फिनेंशियल अकाउंटिंग. आपने जो खर्चा किया ना, वही दिखाना है भाई. मार्केट में जो दिख रहा है वो मैं नहीं दिखाना है आपको. क्योंकि आप देखो, अब आपने डेबिट पे 1 लाख लिखा, मतलब डेबिट पे आप 1 लाख लिख रहे हो, तो मिसमैच हो जाएगा. लायबिलिटी पे भी कुछ लिखना पड़ेगा ना. 50,000 यहाँ पे बढ़ा है, 50,000 की जगह 1 लाख कर दिया, मतलब 50,000 आपने इंक्रीज किया. तो 50,000 असेट साइड पे इंक्रीज किया, तो लायबिलिटी साइड पे भी कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना. इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ जाता है. इसी वजह से आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये सिखाता है. ये करंटली इतना सीख लो, क्योंकि नेक्स्ट आगे जाओगे ना जब, तब सीएफआर में आपको आएगा फाइनल लेवल के ऊपर कि भाई यहाँ पे आपको इंक्रीज करनी है वैल्यू, तो आपको लायबिलिटी साइड पे भी इंक्रीज करने की जरूरत है. ठीक है, पर अभी के लिए आपको जितना आपने खर्चा किया एसेट के ऊपर, उतने पे ही आपको दिखाना है. मार्केट में कोई वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है. इट इज दैट सिंपल. ओके, ये मुश्किल हो जाता है ना, तो चलो पढ़ लेते हैं. देखो उन्होंने क्या बोला है. Assets should be recorded at the cost at the time of its purchase and its value shall be reduced systematically by charging depreciation. जितना खर्चा किया उसके ऊपर लिख दो. एसेट्स के ऊपर, इसी वजह से एसेट परचेस करने के टाइम के ऊपर पुट टू यूज तक आपने जितना भी खर्चा किया वो सब कैपिटलाइज कर देते हो, आप ऐड कर देते हो. फिर उसके ऊपर आप सिस्टमेटिकली डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. इट इज नॉट यूजफुल फॉर न्यू इन्वेस्टर एज दे वांट करंट वैल्यू. एक न्यू इन्वेस्टर कोई हुआ, आप सोचो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपकी बैलेंस शीट देखूं, मैं आप सोचू कि भाई आपने 50 लाख रुपए में एक चीज परचेस की है, उसकी मार्केट में करंट वैल्यू तो 20 लाख रुपए की है, पर आपने दिखाया 50 लाख है. तो मुझे तो क्या लगेगा, 50 लाख की वैल्यू की मार्केट में 50 लाख की है उसके पास असेट, पर एक्चुअली तो 20 लाख की है ना, मार्केट में उसकी वैल्यू तो 20 लाख है. तो मैं आज अगर इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मेरा डिसीजन तो गलत हो जाएगा ना फिर इन दैट सिनेरियो. मैंने 50 लाख देके इन्वेस्ट किया, फिर जैसे इन्वेस्ट किया फिर मैंने मार्केट में देखा, अरे यार ये तो गलत हो रहा है. इसी वजह से न्यू इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या, देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, accounting cost concept states that
ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस के ऊपर ही दिखानी है सारी एसेट्स को, आपको कुछ इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विच इंक्लूड्स, कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, एक्विजिशन, कैरेज दिया आपने, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो सारी चीजें आती है। मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं दिखानी आपको, ओके। अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस व्हिच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, नॉट एट इट्स मार्केट प्राइस। आपको सारी चीजें ऐड कर देते हो, जो मशीनरी के अंदर आप खर्चे खर्चे जितने किए ना वो सारे ऐड कर देते हो, मार्केट प्राइस आपको कंसिडर करना नहीं है। Accounts at price paid for them. For example, a machine purchased by XYZ Limited for pilot. मैंने जो एग्जांपल दिया वैसा ही है। For manufacturing shoes, an amount of 1,000 was spent on transporting the machine to factory site. In addition, 2,000 were spent on installation. 5 लाख का खर्चा किया, 1,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, तो टोटल 5,03,000 का खर्चा हुआ। रिकॉर्ड कर दो, 5,03,000 खर्चा किया ना, कोई इश्यू नहीं है, कर दो। टोटल अमाउंट ऑफ मशीन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स would be sum of all these items, that is 5,03,000. This cost is also known as historical cost. बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या, आपने जो खर्चा किया असेट को परचेस करते टाइम के ऊपर टोटल खर्चा, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। इट इज दैट सिंपल, ओके। हिस्टोरिकल कॉस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपने जो खर्चा किया असेट परचेस करते टाइम के ऊपर, उसको जितना भी खर्चा हुआ, आपका खर्चा हुआ, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। और असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू, सिंपल, ओके। The effect of cost concept is that if the business entity does not pay anything for acquiring an asset, this item would not appear in the books of account. बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कोई एसेट परचेस की, लेकिन सामने वाला बंदा इतना अच्छा है कि आपके पास वो एसेट के परचेस करने का प्राइस ही चार्ज नहीं किया, तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं। खर्चा हुआ नहीं हुआ, खर्चा ही नहीं हुआ तो फिर लिखे क्यों? खर्चा ही नहीं हुआ तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर कुछ नहीं पे कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुके हैं, ठीक है। अभी ये लेक्चर जो है, अभी ये जो वीडियो है वो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब बस 4 कन्वेंशन है, ये 4 कन्वेंशन हम फटाफट से समझेंगे और इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। एमसीक्यूज, वन लाइनर्स जितने भी है, ये बुक में जितनी भी चीज दी हुई है सारी चीजें करेंगे हम, एक भी चीज बाकी नहीं रखने वाले। और एक्स्ट्रा मटेरियल अगर आपको पढ़ना है ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू, ठीक है, टेक योर डिसीजन, आई एम टेलिंग यू। अगर मेरे साथ जर्नी करोगे बहुत मजा आने वाला है, ओके। चलो, तो 4 ही कॉन्सेप्ट कन्वेंशन बाकी है, कन्वेंशन कल नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो और आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो कई बार ऐसा होता है कि भाई बोरिंग लग रहा है, तो आप 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अप टू यू, आपके पास राइट है ना। 1.5 की स्पीड पे देखो, 2x की स्पीड पे देखो, बट एक रिक्वेस्ट है, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप अपना स्केड्यूल बनाओ कि मुझे रोज सर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो मुझे देखना ही है। अपना टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम के ऊपर मुझे देखना ही है। सर वीडियो अपलोड कर ही देंगे तो मुझे वीडियो को देख लेना है और मुझे टेस्ट भी दे देनी है, इफ पॉसिबल रेगुलर रहने के लिए, कि आपको आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है वो भी चेक करने का जरूरी है, ओके। तो वो भी देखना आपके लिए जरूरी है, ओके। तो आई होप सो यू डूइंग वेल, कीप डूइंग हार्ड वर्क और पेशेंस के साथ अपना शेड्यूल बनाओ और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, ठीक है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और आपकी हेल्थ के ऊपर भी काम करो और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करना जरूरी है। सारी चीजें अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और ग्रेस्पिंग पावर बढ़ाओ। जून में हम अच्छे से एग्जाम देंगे और क्लियर भी कर देंगे और फिर इंटर में जाएंगे और फिर फाइनल कंप्लीट करेंगे, ओके। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड वंस अगेन, जाते से पहले एक छोटी सी स्मॉल रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने सीएमए स्टूडेंट्स हैं सबके साथ शेयर करो कि वीडियोस मिल रहा है फ्री में, देखो मजे करो, ओके। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।